प्यारे विद्यार्थियों, आज की अपनी ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की अपनी इस क्लास में हम सब वाक्य के संदर्भ में वाक्य के भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि इससे पहले आपने वाक्य के अंगों के बारे में जाना। वाक्य के दो अंग या घटक होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। ये सामान्य जानकारी आप रखते हो। वो बात जानना क्यों जरूरी था, क्योंकि अब हम वाक्य रचना आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे, तो वो सब बातें अब यहाँ हमारे लिए काफी कारगर साबित होंगी। तो आज हम अध्ययन करेंगे वाक्य के भेद या वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। वाक्य के भेदों के संदर्भ में बात करें तो वाक्य के तीन आधार पर हम यहाँ भेद बना रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। जैसा कि आप सब परिचित हैं, विगत कक्षा की बात करें या 9th क्लास में आप के सिलेबस में ये टॉपिक था, वहां अपने अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त की। वो अर्थ के आधार पर 8 भेद कौन कौन से हैं, सभी परिचित हो इस बात से। जैसे कि हम बात करें विधानार्थक वाक्य या विधानवाचक, निषेधार्थक, प्रश्नवाचक वाक्य, बात करें विस्मयादि बोधक वाक्य, बात करें संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य और इच्छार्थक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। ये 8 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के। तो इसके बारे में हम सविस्तार जानकारी नहीं प्राप्त करेंगे, क्योंकि इससे संबंधित बातें आप सभी जानते हो। इससे पिछली क्लास में अपने पाठ्यक्रम में ये था। अब 10th क्लास के पाठ्यक्रम के अनुसार हम यहाँ रचना के आधार पर वाक्य भेद हैं उनके बारे में जानेंगे। साथ ही अपने 10th क्लास के पाठ्यक्रम में क्रिया के आधार पर वाक्य भेदों के बारे में भी हमें जाने, क्योंकि दोनों ही टॉपिक, दोनों ही प्रकरण अपने पाठ्यक्रम में है, तो हम उनके बारे में सविस्तार से पढ़ेंगे। तो अब हम बात करेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। सबसे पहले आप सबको पता होना चाहिए कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेदों की बात करें तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, ये बात जानना जरूरी है। सबसे पहले पहला भेद हम बोल सकते हैं सरल या साधारण वाक्य। सरल या साधारण वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य भेद में अगर दूसरा भेद बात करें तो वो होता है संयुक्त वाक्य। दूसरा भेद होता है अपना संयुक्त वाक्य। और रचना के आधार पर तीसरे वाक्य भेद की बात करें तो वो है अपना मिश्र वाक्य। ये है रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेदों के बारे में हम यहाँ सविस्तार पढ़ेंगे। ये सब बात कर, इन सब के संदर्भ में बात करने से पहले हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। अगर आपसे कोई पूछे कि क्रिया के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। ये भी अपने पाठ्यक्रम में है, अपने सिलेबस में है। 10th क्लास के अकॉर्डिंग हम यहाँ इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो यही आपको पता होना चाहिए क्रिया के आधार पर वाक्य के 3 भेद कौन कौन से हैं। तो एक है अपना कर्तृवाच्य, एक है अपना कर्मवाच्य और एक है भाववाच्य। ये हैं क्रिया के आधार पर वाक्य के
तीन अलग अलग भेद, तीन भेद, इनके बारे में भी हम यहाँ पढ़ेंगे। लेकिन इन सब से संबंधित बातें करने से पहले अब हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, अपने सिलेबस के अनुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद जो हैं तीन हैं, सरल या साधारण वाक्य कह सकते हो, संयुक्त वाक्य कह सकते हो और मिश्र वाक्य कह सकते हो, इनके बारे में हम सविस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहला भेद हम उठाते हैं अपना, सबसे पहला रचना के आधार पर वाक्य भेदों में अगर बात करें तो वो है सरल या साधारण वाक्य। सरल या साधारण वाक्य। सरल या साधारण वाक्य होता क्या है? तो इससे पहले वाक्य के अंगों के संदर्भ में हमने बात की उद्देश्य और विधेय। वो उद्देश्य और विधेय दोनों ही बातें आपके लिए विशेष हैं। यहाँ पर सरल या साधारण वाक्य के बारे में जानेंगे तो होता क्या है। सीधे शब्दों में हम इसकी परिभाषा की बात करें तो जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। क्या बताया? जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय। अब उद्देश्य और विधेय ये दोनों बातें विशेष हैं और इन दोनों से आप परिचित भी हो। तो जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय वो क्या होता है? सरल या साधारण वाक्य होता है। उद्देश्य के अंतर्गत बात करें आता है कर्ता प्लस कर्ता का विस्तारक। इसके बारे में जान चुके हैं। कर्ता और कर्ता का विस्तारक जो होता है वो उद्देश्य का भाग होता है। बात करें विधेय, विधेय की बात करें तो विधेय में क्रिया प्लस क्रिया का विस्तारक। क्रिया और क्रिया का जो विस्तारक है वो किसका भाग होता है? विधेय का। अब यहां क्या लिखा हुआ है? जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य यानी एक ही कर्ता करने वाला तथा एक ही विधेय यानी क्रिया हो उसे ही सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। समझिए आप उदाहरण से। एक उदाहरण मैंने लिखा है राधा पत्र लिखती है। आपसे पूछ लिया जाए, यहां से दो तरह से प्रश्न बनते हैं। एक तो रचना के आधार पर कौन से वाक्य का उदाहरण है पहचान करो, दूसरा वाक्य रचनांतरण करना पड़ेगा, वाक्य परिवर्तन करना पड़ेगा, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले राधा पत्र लिखती है, ये उदाहरण देकर के आपसे पूछ लिया जाए भी वाक्य भेद बताओ तो आपका जवाब क्या होगा, ये जानने के लिए हम देखते हैं इसमें सीधे शब्दों में संयुक्त और मिश्र ये भी रचना आधार पर वाक्य के दो भेद हैं। तो आपको एक सामान्य सी पहचान बता देता हूं। संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य में उपवाक्य प्रयुक्त होते हैं, उपवाक्य प्रयुक्त होते हैं और वो उपवाक्य किसी न किसी योजक शब्द से जुड़े होते हैं, समुच्चय सूचक अव्यय पदों से जुड़े हुए होते हैं। ऐसा आपको ध्यान रखना है। यहां आप देखिए राधा पत्र लिखती है, इसमें वाक्य के अंतर्गत कोई वाक्य नहीं है। इसमें तो ये अपने आप में एक ही स्वतंत्र वाक्य है, सरल वाक्य है या साधारण वाक्य कैसे कह सकते हो। राधा पत्र लिखती है, लिखने का कार्य उद्देश्य मैंने बताया भी था कि जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य और उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए वो विधेय। यहाँ किसके विषय में बात की जा रही है? राधा के विषय में। जिसके विषय में कहा जाए वो क्या है? उद्देश्य। और बचा हुआ भाग देखें तो वो क्या है? विधेय। उद्देश्य के बारे में कहा जाए वो क्या है? विधेय। अब उद्देश्य राधा, राधा के बारे में क्या कहा जा रहा है कि पत्र लिखती है, तो पत्र लिखती है ये क्या है? विधेय होगा। अब परिभाषा के आधार पर आप देखिए जिसमें एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो वो होता है आपका सरल या साधारण वाक्य। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला उदाहरण देखिए, राधा व गीता पत्र लिखती हैं। इसमें आप सोच रहे होंगे कि पत्र लिखने का काम कौन कौन कर रहे हैं? एक तो राधा और एक गीता।
अब काम को करने वाला कर्ता, कर्ता क्या है? उद्देश्य। अब आपके दिमाग में ये बात जरूर आई होगी कि इस वाक्य के अंतर्गत दो उद्देश्य हैं। इस वाक्य के अंतर्गत क्या है? दो उद्देश्य हैं। अब दो उद्देश्य और एक क्रिया यानी एक विधेय, तो वो क्या सरल या साधारण नहीं होता। परिभाषा के आधार पर हमने क्या लिखा? एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय। अब आपको ध्यान ये देना है कि राधा व गीता, यहां दो कर्ता संयुक्त रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। राधा व गीता दो कर्ता अलग अलग देखने को मिल रहे हैं, पर यहां ये दोनों संयुक्त रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं और दोनों संयुक्त रूप में प्रयुक्त होकर के एक ही क्रिया कर रहे हैं। तो क्रिया विधेय यानी इसमें राधा व गीता को हम क्या मानेंगे? दोनों को संयुक्त रूप में एक ही कर्ता के रूप में स्वीकार करेंगे और एक ही कर्ता के रूप में स्वीकार करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? एक ही उद्देश्य से। बात करें पत्र लिखती है, ये अपने आप में क्या है? विधेय, एक ही विधेय है। तो आपको ध्यान रखना, आपको भ्रमित नहीं होना। यहां आप एक बात और आपके दिमाग में आई होगी कि यहाँ योजक शब्द के रूप में वह आ रहा है, ये समुच्चय सूचक अव्यय के रूप में यहां आ रहा है, मतलब जोड़ने का काम कर रहा है। परंतु आपको ध्यान ये रखना है कि अगर दो समानाधिकरण कोई भी योजक शब्द, समानाधिकरण योजक शब्द की बात करें, जिसे आप योजक शब्द के रूप में स्वीकार कर सकते हो, मान सकते हो, तो सीधे शब्दों में जो भी कोई योजक शब्द होगा उसके दोनों तरफ अलग अलग उपवाक्य अगर आ रहे हैं तो वो सरल या साधारण नहीं रहेगा, वो या तो संयुक्त होगा या मिश्र होगा। आगे बात करेंगे, समझ पाओगे आप। राधा व गीता, अब यहाँ राधा उपवाक्य नहीं है, नहीं गीता यहाँ उपवाक्य। यहाँ तो राधा और गीता क्या है? दो पद हैं, दो पद, दो शब्द कह सकते हो। इन दो शब्दों को जोड़ने के लिए यहाँ ये प्रयुक्त हुआ है, इसलिए हम इसको उपवाक्य नहीं मानेंगे। अगर हम इसी को ऐसे लिख देते, राधा गा रही है व गीता नाच रही है, तो यहां वह जो है इसके दोनों तरफ जो उपवाक्य आए वो क्या है? अलग अलग उपवाक्य, वो पद नहीं है। राधा गा रही है अलग उपवाक्य हो गया, गीता नाच रही है अलग उपवाक्य हो गया। दो अलग अलग उपवाक्यों को जोड़ने के लिए ये योजक शब्द काम में लिया, वहां वो क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां उद्देश्य राधा नाच रही है, राधा गा रही है, तो राधा गा रही है राधा उद्देश्य और गा रही है विधेय। फिर दूसरा वाक्य उसी में है, दूसरा उपवाक्य उसी में, गीता नाच रही है, तो एक राधा हो गई उद्देश्य और विधेय, और एक गीता और उसकी क्रिया, उद्देश्य और विधेय। तो दो अलग अलग बातें होंगी, वो संयुक्त रूप में आपको देखने को मिलेगा आगे संयुक्त वाक्य के अंदर। तो आप समझिए, दो पदों के बीच कोई योजक शब्द आ रहा है तो दोनों संयुक्त रूप में प्रयुक्त हो गए, वो एक ही उद्देश्य में शामिल होंगे और विधेय, तो एक ही उद्देश्य यहाँ इसको आप मानेंगे, और ये विधेय, तो एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय क्या है? सरल या साधारण वाक्य। अगला देखिए, मीरा, राधा व गीता साथ साथ नाचती गाती व हंसती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें मीरा, राधा, गीता ये कर्ता की भूमिका निभा रहे। अब एक से अधिक कर्ता हो गए, एक से अधिक उद्देश्य मानोगे? नहीं, ऐसा नहीं है, ये संयुक्त रूप में है, ये आपस में एक साथ प्रयुक्त हो रहे हैं। वही बात करें, साथ साथ नाचती गाती व हंसती है। अब क्रिया भी एक से अधिक हो गई, परंतु ये सभी क्रियाएं भी क्या है? संयुक्त रूप में है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब वाक्य में एक से अधिक कर्ता, जब वाक्य में एक से अधिक कर्ता एक साथ अनेक क्रियाएं करते हैं, एक से अधिक करता है, जैसे मीरा है, राधा है, गीता, एक से अधिक करता है, वो एक से अधिक क्रिया कर रहे हैं, नाचना, गाना और हंसना, ये एक से अधिक क्रियाएं हैं। जब वाक्य में एक से अधिक कर्ता एक साथ अनेक क्रियाएं करते हैं तो वो वाक्य भी क्या होगा? सरल ही होगा। क्यों? क्योंकि मीरा, राधा व गीता क्या है? उद्देश्य होगा, और साथ साथ नाचना, गाना व हंसना ये क्या है? विधेय होगा। तो इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, मैंने लिख दिया, गरीबों को खाना
खिलाओ। आपसे कोई पूछे बताओ भाई वाक्य भेद बताओ, अगर वाक्य भेद आपसे पूछा जाए तो वाक्य कौन सा होगा? ये सरल या साधारण वाक्य। सीधी सी पहचान आपको बता देता हूं, सरल या साधारण जो वाक्य होगा उसमें अलग अलग उपवाक्य आपको देखने को नहीं मिलेंगे, वो तो अपने आप में एक स्वतंत्र उपवाक्य के रूप में देखने को मिलेगा। और एक स्वतंत्र उपवाक्य के रूप में देखने को मिलेगा वो क्या है? सरल या साधारण वाक्य होगा। एक इसी उदाहरण को हम ऐसे लिख दें, राम खेल रहा है, वह श्याम पढ़ रहा है। अब देखिए, आप देख पा रहे हो इसमें वह योजक शब्द आ गया, वह योजक शब्द आ गया। इसके इस साइड आप देख रहे हो इस तरफ, ये क्या है? एक स्वतंत्र उपवाक्य है। स्वतंत्र उपवाक्य का मतलब आप ऐसे समझिए कि ये इस वाक्य के बिना भी अपना पूरा अर्थ प्रकट कर रहा है। आप देख रहे हैं राम खेल रहा है, ये उपवाक्य जो है ये अपना पूरा अर्थ प्रकट कर रहा है। अब इस साइड वाले वाक्य को आप छुपा लेते हैं, वाक्य को छुपा लेते हैं, तो आगे जो है श्याम पढ़ रहा है, ये वाक्य भी अपना स्वतंत्र अर्थ प्रकट कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों तरफ जो हैं ये स्वतंत्र वाक्य हैं, और दो स्वतंत्र वाक्य यहाँ किसी योजक शब्द से जुड़े होंगे तो वो सरल या साधारण वाक्य नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा? वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस वाक्य में क्या पूरा का पूरा एक वाक्य है, परंतु इसमें दो अलग अलग उपवाक्य प्रयुक्त हो गए, और दो अलग अलग उपवाक्यों का प्रयोग होने के कारण उन दोनों उपवाक्यों को जोड़ने के लिए यहाँ किसी ने किसी योजक शब्द का प्रयोग कर दिया, तो वो क्या हो गया? संयुक्त वाक्य। गरीबों को खाना खिलाओ, इसमें सीधे शब्दों में कहा जाए अलग अलग उपवाक्य नहीं है, साधारण सी बात, अलग अलग उपवाक्य नहीं है, तो यहाँ जो वाक्य आप देख रहे हो ये अपना स्वतंत्र अर्थ प्रकट कर रहा है। तो ये स्वतंत्र उपवाक्य है, और एक अकेला स्वतंत्र उपवाक्य किसमें शामिल होगा? सरल या साधारण वाक्य के अंतर्गत। तो ये था आज अपन ने चर्चा की वाक्य के भेद। वाक्य के भेदों में अपने अर्थ के आधार पर 8 भेद बताए, फिर रचना के आधार पर वाक्य भेदों की बात करें 3 आपको बताए, फिर क्रिया के आधार पर वाक्य के 3 भेद आपको बताए, फिर हम यहाँ रचना आधार पर वाक्य भेदों के अंतर्गत सरल वाक्य के संदर्भ में पढ़ा। सरल वाक्य के संदर्भ में हमने पढ़ा कि इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, तो इसकी पहचान आपको इस तरह से करनी पड़ेगी। वाक्य रचनांतरण किस तरह से सरल को संयुक्त, संयुक्त से मिश्र बनाते हैं, वो सब हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।